तो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव शायद आने वाला है। हाल ही में 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ ऐसी मांगे रखी गई हैं जो उनके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती हैं। आज हम इन्हीं मांगों की गहराई में जाएंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो दस्तावेज स्क्रीन पर है, यही वो आधार है जिस पर लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें टिकी हैं। देखिए, ये कोई मामूली कागज नहीं, बल्कि जेसीएम की नेशनल काउंसिल मतलब स्टाफ साइड की तरफ से तैयार किया गया एक ऑफिशियल मेमोरेंडम है। इससे ये तो साफ है कि इन मांगों के पीछे कितनी गंभीरता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर है क्या इस ज्ञापन के अंदर? वो कौन सी बड़ी मांगे हैं जो न केवल सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर असर डालेंगी, बल्कि शायद पूरे सरकारी कामकाज के तरीके को भी बदल सकती हैं? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 4 हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे कोर सैलरी की, फिर देखेंगे कि रोजमर्रा के अलाउंस में क्या-क्या बढ़ाया गया है, उसके बाद सुविधाओं और लाभों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सब मांगों के पीछे आर्थिक सोच क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी मुद्दे से शुरू करते हैं, यानी कि वेतन। आखिर सारी कहानी यहीं से तो शुरू होती है। 69,000 रुपए, जी हाँ, 69,000। यही वो नई मिनिमम सैलरी है जिसकी मांग की गई है। और सुनिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसे ऐसे समझिए कि ये वो बुनियाद है जिस पर हर सरकारी कर्मचारी की सैलरी की पूरी इमारत खड़ी की जाएगी। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि ये मिनिमम पे मतलब न्यूनतम वेतन आखिर है क्या? देखिए, ये हवा में तय किया गया कोई आंकड़ा नहीं है। इसके पीछे एक पूरा साइंटिफिक फॉर्मूला काम करता है जो ये पक्का करता है कि एक कर्मचारी अपने परिवार का गुजारा सम्मान के साथ कर सके। और मजे की बात यह है कि इस फॉर्मूले में क्या-क्या शामिल है, ये 5 लोगों के एक परिवार को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आईसीएमआर के नए न्यूट्रिशन नॉर्म्स को मानता है और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसमें बच्चों की पढ़ाई, आज की डिजिटल जरूरतें और यहाँ तक कि सामाजिक जिम्मेदारियों का खर्च भी जोड़ा गया है। अब बात करते हैं एक और जादुई नंबर की, फिटमेंट फैक्टर। आसान भाषा में कहें तो ये वो मल्टीप्लायर है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होगी। और प्रस्ताव है 3.833 का, मतलब सैलरी में एक जबरदस्त उछाल की उम्मीद। सैलरी स्ट्रक्चर को और आसान बनाने के लिए कई लेवल्स को एक साथ मिलाने का भी प्रस्ताव है। जैसे लेवल 2 और 3 को मिलाकर एक लेवल 3 बना दिया जाए। इससे पूरी व्यवस्था काफी आसान और सीधी सादी हो जाएगी। अच्छा, वेतन के बाद अब जरा भत्तों पर आते हैं। ये वो पैसा है जो एक कर्मचारी की रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए की बात करते हैं। मांग यह है कि इसे शहरों के हिसाब से बढ़ाया जाए। बड़े शहरों के लिए 40%, मझोले शहरों के लिए 35% और छोटे शहरों के लिए 30%। लेकिन बात सिर्फ भत्ते बढ़ाने की नहीं है। असल और सबसे बड़ी मांग तो ये है कि सभी भत्तों को महंगाई से लिंक कर दिया जाए। मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़े, ये सारे अलाउंस भी अपने आप बढ़ जाएं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। बच्चों का एजुकेशन अलाउंस बढ़ाकर 10,000 रुपए महीना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को 3 गुना करने, और जो लोग जोखिम भरे काम करते हैं उनके लिए भी भत्ता बढ़ाने की मांग की गई है। मतलब एक पूरी लिस्ट है। अब सैलरी और अलाउंसेस से हटकर जरा उन सुविधाओं की बात करते हैं जो काम और निजी जिंदगी के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने में मदद करती हैं। इस मामले में कुछ वाकई में बहुत प्रोग्रेसिव प्रस्ताव हैं। मैटरनिटी लीव 240 दिन, पैटर्निटी लीव 45 दिन, और तो और महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव और बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए भी छुट्टी का प्रस्ताव है। यह सच में काफी बड़े और जरूरी बदलाव हो सकते हैं। अगर सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो बीमा कवर में भी भारी बढ़ोतरी की मांग की गई है। जरा सोचिए, ग्रुप सी के लिए 1 करोड़, ग्रुप बी के लिए 1.5 करोड़ और ग्रुप ए के लिए 3 करोड़ रुपए तक का बीमा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इन सब मांगों के लिए पैसा आएगा कहां से? क्या यह देश पर एक बोझ नहीं होगा? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिया गया है। यह कहा गया है कि यह बोझ नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। देखिए, इसके पीछे का तर्क बड़ा सीधा सा है। जब कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे? खर्च करेंगे ना, है ना? इससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी को एक रफ्तार मिलेगी। और जब इकोनॉमी भागेगी तो सरकार के पास टैक्स कलेक्शन भी तो ज्यादा होगा। तो मतलब ये बोझ नहीं बल्कि इकोनॉमी को चलाने वाला एक पहिया बन जाता है। और सवाल ये कि क्या देश की आर्थिक हालत ऐसी है कि ये सब किया जा सके?
तो इसका जवाब है बिल्कुल। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में से एक है। इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ इन मांगों को पूरा करना नामुमकिन तो नहीं लगता। और इस पूरी बहस के केंद्र में है ये एक सोच कि सरकार को सिर्फ एक मालिक की तरह नहीं बल्कि एक आइडियल एम्प्लॉयर, एक आदर्श मालिक की तरह काम करना चाहिए, एक ऐसा मालिक जो दूसरों के लिए मिसाल कायम करे। तो कुल मिला के बात यह है कि जब देश तरक्की कर रहा है तो इस तरक्की का फायदा उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो इस देश को चलाने में दिन रात मेहनत करते हैं। आर्थिक गुंजाइश भी है और जरूरत भी। तो इस पूरी चर्चा से 3 सबसे बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहला, 69,000 रुपीस का नया मिनिमम पे। दूसरा, 3.833 का फिटमेंट फैक्टर। और तीसरा, सभी भत्तों को महंगाई से जोड़ना ताकि वो हमेशा समय के साथ बढ़ते रहें। तो आखिर में सवाल बस यही आकर रुक जाता है। एक तरफ है देश की बढ़ती इकोनॉमी और दूसरी तरफ ये मांगे। क्या इन मांगों को ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा माना जाएगा या फिर इन्हें एक ऐसा कदम मान लिया जाएगा जो शायद कुछ ज्यादा ही बड़ा है? अब इसका जवाब जो भी हो वही तय करेगा कि आने वाले समय में पब्लिक सर्विस का मतलब सरकारी नौकरी का भविष्य आखिर क्या होने वाला है।